Hello everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. Today we are going to learn about class 10th Democratic Politics chapter 1 that is power sharing. आज हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग के बारे में. पावर शेयरिंग को हम देखेंगे दो डिफरेंट कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स के थ्रू. उसके बाद देखेंगे कि पावर शेयरिंग आखिर डिज़ायरेबल क्यों है एंड डेमोक्रेसी में जो है पावर शेयरिंग कैसे होता है. तो ये सारा कुछ हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. दो कंट्रीज का एग्जाम्पल लेंगे, बेल्जियम एंड श्रीलंका का. बेल्जियम वी नो इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन द एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. बेल्जियम जो है एक कंट्री है यूरोप का. एरिया वाइज इट इज स्मॉलर than the state of Haryana in India. It has borders with France, Netherlands, Germany and Luxembourg. So इसके bordering जो nations हैं वो कौन से हैं? France, Netherlands, Germany and Luxembourg. It has a population of little over 1 crore, about half the population of Haryana. तो आप देख रहे हो कि एरिया वाइज भी ये कितना कम है, मतलब छोटा सा एक कंट्री है यूरोप में. और पॉपुलेशन वाइज भी हम देख रहे हैं कि हरियाणा की जो पॉपुलेशन है उससे लगभग हाफ पॉपुलेशन है बेल्जियम की. इस मैप को आप देखें तो ये मैप जो है बेल्जियम को डिपिक्ट कर रहा है. बेल्जियम में बेसिकली अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज़ हैं. जैसे जो ब्रुसेल्स जो कैपिटल रीजन है यहाँ पे फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटी है. जैसे ये रेड कलर है फ्रेंच स्पीकिंग है, फ्लैमिश में डच स्पीकिंग है एंड यहाँ पे कुछ जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन भी है. तो इस कंट्री में ओवरऑल क्या है कि अलग अलग लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ हैं. ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज अलग अलग कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं. जैसे कि देखिए, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज. कंट्री की जो 100% पॉपुलेशन है उसमें से 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन. फ्लेमिश रीजन में रहती है वो. फ्लेमिश रीजन कौन सा है? ये रीजन फ्लेमिश रीजन है. फाइन. तो 59% जो है, हम इस पे देखते हैं, ये जो फ्लेमिश रीजन है ये वाला, यहाँ पे 59% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ रहती है एंड दैट इज डच स्पीकिंग. फाइन. अनदर 40% जो है, जो बाकी की 40% है वो क्या है? दैट लिव्स इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक्स फ्रेंच. और जो बाकी की 1% है दैट इज जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन. तो ये क्या है कि अगर मान लो 100% जो पॉपुलेशन है बेल्जियम की, उसमें से 59% कहाँ रहती है? फ्लेमिश रीजन में. कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच बोलते हैं. 40% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? वेलोनिया में. और वो लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं. बाकी की जो रिमेनिंग 1% है वो जर्मन स्पीकिंग है. यहाँ पे देखिए आप, ये 59% फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, डच बोलते हैं. फाइन. ये जो वेलोनिया रीजन में रहते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं. आई होप आप डिस्टिंक्शन समझ रहे हो. और ये जो एक छोटी सी पॉपुलेशन है ये है 1% जो जर्मन बोलते हैं. और कैपिटल सिटी में क्या है कि बिल्कुल ऑपोजिट है. ब्रुसेल्स जो कैपिटल है वहाँ पे क्या सिचुएशन है कि 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग. तो यहाँ पे क्या है कि 80% एंड 20%. तो
80% क्या बोलते हैं, फ्रेंच, और 20% क्या बोल रहे हैं, डच। तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि ओवरऑल बेल्जियम में सिचुएशन क्या है कि लोग बाहर ज़्यादा, जो कैपिटल सिटी को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाहर क्या है, डच जो है वो मेजॉरिटी में है, फ्रेंच माइनॉरिटी में है। लेकिन अगर कैपिटल सिटी की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है। 80% फ्रेंच बोल रहे हैं एंड 20% डच है। तो आप देख रहे हो बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि टोटल 100% पॉपुलेशन में फ्लेमिश में जो रहते हैं वो सारे डच बोल रहे हैं, 40% जो है वलोनिया में फ्रेंच है एंड 1% जर्मन है। ब्रुसेल्स में जो कि कैपिटल सिटी है बिल्कुल ऑपोजिट है, फ्रेंच मेजॉरिटी में है 80% एंड डच माइनॉरिटी में है 20%। तो ये क्या हुआ, एक काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे। The minority French speaking community was relatively rich and powerful. जो फ्रेंच जो कम्युनिटी थी, जो फ्रेंच पीपल जो बोलते थे वहाँ पे, वो जो कम्युनिटी थी वो रिलेटिवली क्या थे, ज़्यादा अमीर थे, ज़्यादा पावरफुल लोग थे। This was resented by the Dutch speaking community who got benefit of economic development and education much later. तो इससे क्या हुआ कि काफ़ी टेंशन्स, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उनको जो उनका जो डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनको जो बेनिफिट्स मिले वो काफ़ी बाद में मिले, और जो फ्रेंच स्पीकिंग थे क्योंकि ये रिच थे, पावरफुल थे, तो इनको बेनिफिट्स पहले मिले। तो इस सब से क्या होता है कि टेंशन्स क्रिएटेड बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s एंड 60s। तो इससे क्या हुआ कि कैपिटल में जो है फ्रेंच मेजॉरिटी में है, 80% है, एंड डच क्या है, माइनॉरिटी में है, एंड बाकी क्या हो रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट है कि डच मेजॉरिटी में है बाकी कंट्री में एंड फ्रेंच माइनॉरिटी में है। जो फ्रेंच जो यहाँ पे माइनॉरिटी में थे वो ज़्यादा पावरफुल थे, रिच थे, तो इनको बेनिफिट्स पहले मिले, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन को बाद में मिले। तो इससे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए 1950s एंड 60s में। ब्रुसेल्स प्रेजेंटिंग ए स्पेशल प्रॉब्लम। हमने ब्रुसेल्स की प्रॉब्लम देखी कि यहाँ पे डच स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है वो हालांकि कंट्री में मेजॉरिटी में है लेकिन कैपिटल में माइनॉरिटी में है। अब हम इस सिचुएशन को कंपेयर करेंगे श्रीलंका की सिचुएशन में कि श्रीलंका में उस टाइम पे कैसे हालात थे। श्रीलंका we know is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about the same as in Haryana. इसके भी जो है population wise उतने ही लोग हैं, similar to Haryana. Like other nations in South Africa region, Sri Lanka has diverse population. The major social group are the Sinhala people, 74%, and तमिल स्पीकर्स 18%। तो यहाँ पे क्या हुआ, श्रीलंका में क्या सिचुएशन है, हम लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ की ही बात कर रहे हैं अभी भी। तो जैसे वहाँ पे कंट्री में डच जो थे मेजॉरिटी में थे, फ्रेंच माइनॉरिटी में थे, कैपिटल में बिल्कुल उल्टा था, फ्रेंच मेजॉरिटी में थे। श्रीलंका में क्या है कि यहाँ पे सिन्हलीज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है। तो सिन्हलीज जो सिन्हला पीपल हैं वो कितना कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 74%, और जो तमिल स्पीकर्स हैं वो कितने हैं, 18%। सो अमंग तमिल्स में भी 2 सब ग्रुप्स हैं। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, 13%। द रेस्ट whose forefathers came from India as plantation workers during the colonial period are called Indian Tamils। इस सिचुएशन को देखते हैं, हम समझते हैं सिचुएशन को। श्रीलंका में क्या हो रहा है,
श्रीलंका में ये दो कम्युनिटीज हैं, फाइन, सिन्हला एंड तमिल। जो सिन्हला कम्युनिटी है ये मेजॉरिटी कम्युनिटी है, फाइन। जैसे हमने यहाँ पे देखा 74% और तमिल कितने हैं 18%, 74%, फाइन। तमिल्स कितने 18%। तो श्रीलंका में सिन्हला कम्युनिटी इज द मेजॉरिटी कम्युनिटी विथ 74%, तमिल कितने हैं 18%। अब तमिल में भी क्या हुआ कि सब ग्रुप्स हैं, इसमें भी दो सब ग्रुप्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स, फाइन। तो ये दो कैटेगरीज हैं, ये किसमें है तमिल्स में। श्रीलंकन तमिल्स कितने 13% और बाकी कौन जो कि ये कितने हैं 13%, बाकी बचे ये 5%। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है श्रीलंका में। लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ की हम बात करें, मेजॉरिटी जो है सिन्हला कम्युनिटी है विद 74% एंड तमिल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 18%, उसमें भी श्रीलंकन तमिल्स अबाउट 13%, इंडियन तमिल्स 5%। अभी इंडियन तमिल्स कौन से वाले थे, इंडियन तमिल्स वो थे कि जब ब्रिटिशर्स जो है इंडिया पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जब रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पे जैसे श्रीलंका में या बाकी अलग कंट्रीज़ में, अफ्रीका में भी और बाकी कई जगह क्या किया ब्रिटिशर्स ने कि इंडिया से वर्कर्स को वहाँ पे ले जाया गया काम करने के लिए। जैसे श्रीलंका में मान लो टी प्लांटेशन के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया से लोगों को वहाँ लेकर गए श्रीलंका में एंड फिर वहाँ पे उनसे जो है काम करवाते थे। तो इस तरह से लेबर के शॉर्टेज की वजह से ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडियंस को, इंडियन जो लेबरर्स थे उनको वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में भेज देते थे। तो वो इंडियंस जो कि इंडिया से उस टाइम पे श्रीलंका गए, जब ब्रिटिशर्स ने उन्हें भेजा श्रीलंका में, तो वो जो इंडियंस थे वो थे इंडियन तमिल्स। जो उनके फोरफादर्स की हम बात कर रहे हैं वो थे इंडियन तमिल्स, जो कि प्लांटेशन वर्कर्स बनकर आए थे श्रीलंका में, फाइन। तो ये सिचुएशन है श्रीलंका की। हमने श्रीलंका की सिचुएशन देखी, हमने बेल्जियम की सिचुएशन देखी। तो अब मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। एक और यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि ये जो सिन्हला कम्युनिटी है ये मोस्टली बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, और जो ये तमिल्स हैं ये हिंदू एंड मुस्लिम। फाइन। So there are about 7% Christian who are both Tamil and Sinhala। दोनों को मिला के कितना था 7% जो इन दोनों कम्युनिटीज़ में थे जो क्रिश्चियंस थे। तो अब हमने एक और पॉइंट यहाँ पे देखा कि लैंग्वेज के साथ साथ जो रिलीजन था, मोस्टली सिन्हलीज जो थे वो बुद्धिज़्म फॉलो करते थे एंड जो तमिल्स थे वो या तो हिंदू या मुस्लिम थे। तो यहाँ पे एक रिलीजन का पर्सपेक्टिव भी आ जाता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ में हुआ क्या। हमने बेल्जियम की सिचुएशन देखी, हमने श्रीलंका की सिचुएशन देखी। Majoritarianism in Sri Lanka. Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by the virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. इसका क्या मतलब है कि श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट कंट्री एमर्ज होता है 1948 में। जो लीडर्स थे सिन्हला कम्युनिटी के, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे तो उन्होंने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट बनाई। फाइन, बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी,
क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे तो उन्होंने अपनी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म की। किन्होंने? सिन्हला कम्युनिटी के लीडर्स ने। क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। फाइन। तो इंडिपेंडेंस के बाद सिन्हला कम्युनिटी क्या आ गई? पावर में आ गई, गवर्नमेंट बना ली उन्होंने अपनी। फाइन। इसके बाद क्या होता है, 1956 में एक एक्ट पास होता है टू रिकॉग्नाइज सिन्हला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, thus disregarding Tamil. The governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants of university position and government jobs. इसका क्या मतलब है कि 1948 में क्या हुआ कि सिन्हला लीडर्स ने, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे, अपनी गवर्नमेंट बना ली। फाइन। अब जब उनकी गवर्नमेंट बन गई है तो 1956 में उन्होंने क्या किया, एक एक्ट पास किया। एक्ट में क्या लिखा गया कि जो सिन्हला है ये उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। सिन्हलीज हमने देखा कि 74% थे। फाइन। यहाँ पे जो हमने पीछे बात करी, ये मेजॉरिटी क्या थी? 74% थे। तो इससे क्या हुआ कि जो बाकी जो तमिल्स थे उनको, जो तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी थी, उनको इन्होंने कुछ समझा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया 1956 के एक्ट में। गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्रेफरेंशियल पॉलिसीज बनाई कि हम, जो कि गवर्नमेंट है वो अगर मान लो किसी यूनिवर्सिटी पोजीशन में या किसी गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई पोजीशन है तो उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा सिन्हला कम्युनिटी के मेंबर्स को, ना कि तमिल्स को। तो इससे क्या हुआ, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज हो गई कि हम गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जो है सिन्हलीज जो पीपल हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तमिल्स को नहीं करेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट काइंड ऑफ सिचुएशन जो है वो एमर्ज हो गई। जैसे इस मैप में भी हम देख सकते हैं कि सिन्हलीज जो है वो मेजॉरिटी है, ये येलो कलर जो है सिन्हलीज कम्युनिटी है। श्रीलंकन तमिल्स हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, देन इंडियन तमिल्स हैं। तो इस तरह से क्या है कि जब इन्होंने एक एक्ट पास किया, सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, तमिल को डिसरिगार्ड किया एंड यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सिन्हलीज को ही प्रेफर किया। तो इस तरह की पॉलिसीज कौन रन कर रहा था, उनकी गवर्नमेंट रन कर रही थी। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. हमने देखा कि जो मेनली जो सिन्हलीज कम्युनिटी थी वो मोस्टली क्या थे, बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक अमेंडमेंट किया कि जो स्टेट है वो प्रोटेक्ट करेगा एंड बुद्धिज्म को ही फॉस्टर करेगा। सो ऑल दोज गवर्नमेंट मेजर्स वन आफ्टर द अदर gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. They felt that the constitution and government policies denied them equal political right, discriminated among them in getting job and other opportunities. हो क्या रहा है कि उनकी जो गवर्नमेंट है, सबसे पहले उन्होंने लैंग्वेज बता दिया कि आज से यही हमारे देश की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन सी? सिन्हला। ये ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। तो तमिल्स को, तमिल जो लैंग्वेज है उसको डिसरिगार्ड किया, डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव किया, और गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज़ में सिन्हलीज को क्या हुआ, ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने लगी। तो इससे क्या हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो काफ़ी एलियनेटेड फील करने लगे, उनमें एक एलियनेशन की फीलिंग आई कि हम तो काफ़ी अलग अलग हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको उतनी रिस्पेक्ट दे ही नहीं रही थी।
जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जो मेजर्स बनाए, उसमें एक ये भी था कि हम बुद्धिज़्म को प्रमोट करेंगे, क्योंकि मोस्टली सिन्हलीज बुद्धिज़्म फॉलो कर रहे थे। तो इस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से क्या हुआ कि तमिल्स जो थे, श्रीलंकन तमिल्स, उनको लगा कि हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं मिल रहा है, हमारे साथ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जॉब्स में या अदर अपॉर्चुनिटीज़ में। तो इससे क्या हुआ कि सिन्हला और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हुए। किसकी वजह से? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से। धीरे धीरे क्या हुआ कि सिन्हला एंड तमिल कम्युनिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, क्योंकि ना तो उनको पॉलिटिकल राइट मिल रहे थे, ना उनको जॉब्स में राइट्स मिल रहे थे, ना उनको बाकी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, और ना ही उनके साथ जो है प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो रहा था, उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था। और ये सभी क्यों हो रहा था? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी थी। एंड उसके बाद क्या हुआ? The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language for regional autonomy and equality of opportunity. हुआ क्या कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स थे, उन्होंने अपनी पार्टीज़ बनाई, स्ट्रगल्स किए इंडिपेंडेंस के लिए, एंड तमिल को एक पोजीशन दिलाने के लिए, तमिल को रिकॉग्निशन दिलाने के लिए, ताकि तमिल भी जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन पाए, उनको ऑटोनॉमी मिल पाए, उनको इक्वालिटी मिल पाए जॉब्स में, एजुकेशन में। तो इस तरह से श्रीलंकन तमिल्स ने पार्टीज एंड स्ट्रगल्स ऑर्गेनाइज करे। बट देयर डिमांड वाज रिपीटेडली डिनाइड बाय 1980s. Several political organizations were formed demanding an independent Tamil alum state in northern and eastern part of Sri Lanka. उनकी जो ये डिमांड्स थी, उनको बार बार जो है रिजेक्ट कर दिया जाता था, और उन्होंने इवन ये डिमांड भी करी कि हमें एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट चाहिए नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट में। तो इस तरीके की जो है डिमांड शुरू हुई, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे। तो श्रीलंकन तमिल्स ने तमिल को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिलाने के लिए अपनी इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल स्टार्ट करी, पार्टीज बनाए, और इस तरह से अपनी डिमांड्स को रखा। इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर। एज अ रिजल्ट, सिविल वॉर होने की वजह से क्या हुआ कि जब लड़ाई होगी तो दोनों तरफ के लोग ही क्या है, वॉर में मारे जाते हैं। तो ये यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि thousands of people of both the communities, दोनों ही कम्युनिटीज़ के इतने सारे लोग जो है इस सिविल वॉर में मारे गए। लोगों ने अपना देश छोड़ दिया, माइग्रेट हो गए, दूसरी कंट्रीज़ में चले गए। They were forced to leave country as refugees and many more lost their livelihoods. वॉर जब है हमेशा ही हम कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन लेकर आती है, तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ कि दोनों कम्युनिटीज़ का इतना ज़्यादा लॉस हुआ, नेशन एज अ होल इतना ज़्यादा लॉस हुआ। सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री। सिविल वॉर से क्या हुआ कि सोशली भी, कल्चरली, इकोनॉमिकली कंट्री क्या होता है, काफ़ी बैकवर्ड हो जाता है। तो वही जो है इस सिचुएशन में भी हुआ। अब ये हमने देखा कि श्रीलंका में क्या हुआ कि टेंशन्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, एंड सिविल वॉर जो है वहाँ पे शुरू हो गया। लोगों की जानें चली गई, देश की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हुई, तो काफ़ी कुछ जो है उनको सहना पड़ा। वहाँ पे दूसरी तरफ जो है बेल्जियम में क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल देखा था ना बेल्जियम का। बेल्जियम में क्या हुआ? द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. ये बहुत important था। बेल्जियम में जो लीडर्स थे, उन्होंने समझा इस चीज़ को, उन्होंने ये समझा कि हमारी कंट्री में डच स्पीकिंग लोग भी हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग भी हैं, चाहे वो कैपिटल में मेजॉरिटी में हो, चाहे कंट्री में डच मेजॉरिटी में हो, लेकिन डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में। तो उन्होंने
जो लीडर्स थे वहाँ पे उन्होंने समझा इस चीज़ को कि हमारे कंट्री में जो है डिफरेंसेस हैं, रीजनल डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। 1970 से लेकर 1993 के बीच में उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड किया ताकि वो इस तरह का अरेंजमेंट बना सकें कि everyone should live together within the same country। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि उनको तब तक ये बात समझ आ गई थी कि हमारी कंट्री में डाइवर्स लोग रहते हैं और अगर वो सारे एक साथ रहें शांति से, इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया ताकि हार्मनी में जो है हर एक दूसरे के साथ रह सके इस कंट्री में। The arrangement they worked out is different from any other country and was very innovative। उन्होंने बहुत ही एक इनोवेटिव तरीका निकाला अमेंडमेंट्स के थ्रू, और यहाँ पे हम कुछ बेल्जियम मॉडल के कुछ कंपोनेंट्स देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से प्रोसीड किया। Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। जो डच स्पीकिंग लोग हैं और जो फ्रेंच हैं, ये हम बात करें मिनिस्टर्स की, इन सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइन। तो जो नंबर ऑफ डच मिनिस्टर्स हैं और जो नंबर ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर्स हैं किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये क्या होंगे, इक्वल, बराबर होंगे। तो अगर यहाँ भी x है तो यहाँ भी x ही होंगे। फाइन, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। और ऐसा क्यों किया उन्होंने, ताकि कोई एक सिंगल कम्युनिटी डिसीजन ना ले पाए यूनिलैटरली। दोनों अगर लैंग्वेजेस के इक्वल होंगे मिनिस्टर्स गवर्नमेंट में, तो वो इक्वली क्या है, अपने डिसीजंस ले सकते हैं। कोई एक सिंगल कम्युनिटी अकेले ही मिलकर डिसीजन ना ले पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो मिनिस्टर्स होंगे वो बराबर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। Many powers of central government have been given to state governments of the 2 regions of the country। जो पावर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो बहुत सारे क्या किए उन्होंने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए स्टेट गवर्नमेंट को। The state governments are not subordinate to central government। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पावर्स दी स्टेट गवर्नमेंट को, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ऐसा प्रोविजन नहीं था। ऐसा प्रोविजन क्यों नहीं था, ताकि ये एक फेडरल कंट्री है, इंडिपेंडेंटली जो है अलग अलग रूल हो सके। Brussels has separate government in which both the communities have equal representation। The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted equal representation in the central government। हमें एक चीज़ पता थी कि अगर हम कंट्री की बात करें और हम कैपिटल की बात करें, तो कैपिटल में मेजॉरिटी में कौन था, फ्रेंच, और बाकी कंट्री में डच। तो इन दोनों कम्युनिटीज़ ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया। फ्रेंच जो यहाँ मेजॉरिटी में थे, कैपिटल में 80% थे, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ जो बाकी के हैं वो 20% डच है और उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो ये क्या हुआ कि सेपरेट गवर्नमेंट बनी जिसमें कि दोनों ही कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। जैसे यहाँ पे देखो, जो स्ट्रीट एड्रेस है बेल्जियम में, जैसे स्ट्रीट्स पे हमें नोट बोर्ड्स लगे होते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, फ्रेंच में भी डच में भी। तो दोनों लैंग्वेजेस के लिए वहाँ पे रिस्पेक्ट है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला दोनों लैंग्वेजेस को, तभी क्या हुआ, हार्मनी में रह पाए। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये एक अलग टाइप की गवर्नमेंट है वहाँ पे, और इट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी।
एक जो लैंग्वेज कम्युनिटी है वो सभी मिलकर इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो एक वहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी कौन सी है, स्टेट गवर्नमेंट है, तीसरी कौन सी है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है डच का और फ्रेंच का। स्टेट गवर्नमेंट्स ने में भी जैसे कैपिटल में फ्रेंच ने माना कि डच को एक्सेप्टेंस दी एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी, तो और ये सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल के। थर्ड टाइप की गवर्नमेंट है कम्युनिटी गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो एक लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग हैं वो सब मिलकर इस गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। इस गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के रिगार्डिंग इस गवर्नमेंट के पास पावर होती है। The Belgian model is very complicated, but they help to avoid civic strife between the two major communities. इस सिचुएशन में हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, कुछ बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया कि सिविल वॉर को प्रिवेंट कर लिया। अब वहाँ पे लोगों के पास एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्ट करते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसकी वजह से जो लाइफ है काफ़ी पीसफुली वहाँ पे कोएग्जिस्ट करते हैं। सो हमने स्टोरी देखी बेल्जियम की भी, श्रीलंका की भी। श्रीलंका में फाइनली क्या हुआ कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से सिविल वॉर वहाँ पे हो गया, बहुत सारे लोग मर गए, कंट्री की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट हुआ। वहीं बेल्जियम में हमने देखा कि बहुत ही जो है इनोवेटिव आइडिया से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, दोनों लैंग्वेजेस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। तो इन दोनों स्टोरीज से हमने ये सीखा, दोनों जो स्टोरीज, दोनों जो कंट्रीज हैं वो दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन पावर शेयरिंग दोनों में अलग अलग तरीके से हुई। पावर शेयरिंग का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं ना हम। दोनों कंट्रीज़ की हमने स्टोरी देखी, दोनों कंट्रीज़ हमने देखा कि डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन जो पावर शेयरिंग है वो क्या है, अलग है। पावर शेयरिंग इज डिफरेंट। Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interest of different communities and regions. बेल्जियम में जो लीडर्स थे उन्होंने समझा इस चीज़ को कि हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी है, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, तो हम क्या करें, इन सब को पीसफुली कोएग्जिस्ट कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, कुछ अच्छे पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो इस तरह का जो रियलाइजेशन था उससे क्या हुआ, म्यूचुअली एक्सेप्टेंस आया, म्यूचुअली एक्सेप्टेंस अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग। तो इस तरह से क्या हुआ, बेल्जियम ने डील किया अपनी सिचुएशन से। श्रीलंका में क्या हुआ कि काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन थी। श्रीलंका में हमने क्या देखा कि मेजॉरिटी कम्युनिटी थी जो थी वो डोमिनेंट कम्युनिटी थी, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, गवर्नमेंट बनाने के बाद कुछ ऐसे पॉलिसीज़ लेकर आए जिससे कि श्रीलंकन तमिल्स काफ़ी मतलब नाराज़ हुए एंड बाद में सिविल वॉर हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने रिफ्यूज टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। हालांकि है वो एक ही कंट्री, एक कंट्री में अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, लेकिन कुछ पॉलिसीज़, कुछ गलत डिसीजंस की वजह से क्या हुआ, उस कंट्री को काफ़ी इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली काफ़ी इंस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ी। तो वाई डज शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, तो जो पावर शेयरिंग है वो डिज़ायरेबल क्यों है। तो हमने दोनों जो स्टोरीज देखी उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हैज़ टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जो सोशल ग्रुप्स हैं उसके बीच, जैसे कि हमने बेल्जियम के एग्जाम्पल में देखा कि फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग, तो उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में पावर शेयरिंग ने हेल्प किया।
जो गवर्नमेंट थी उसने पावर्स दी स्टेट गवर्नमेंट को, फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास भी पावर थी। तो इंडिपेंडेंट पावर होने के साथ क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट्स कम हुए। Social conflict often leads to violence and political instability. Power sharing is a good way to ensure the stability of political order. तो पावर शेयरिंग क्या करता है, स्टेबिलिटी लाता है। फाइन, तो ये पहला पॉइंट है कि हम कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कम करेगा सोशल ग्रुप्स के बीच में एंड स्टेबिलिटी लाएगा। मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स, मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कुछ अलग अलग फॉर्म्स के हो सकते हैं, जैसे पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में कि किस किस तरीके से जो है पावर शेयरिंग होती है, जैसे अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इंडिया में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों ही क्या है, ऑर्गन्स हैं। फाइन, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इन तीनों के बीच में क्या है, पावर शेयरिंग होती है। सो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर जैसे जो पार्लियामेंट है, जो रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव्स जो हैं जो एक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड जुडिशरी जैसे कोर्ट्स वगैरह। तो ये सभी क्या है, गवर्नमेंट के ही ऑर्गन्स हैं, लेकिन पावर इनको अलग अलग दी गई है ताकि ये इंडिपेंडेंटली काम कर सके। Power can be shared among governments at different levels. A general government for the entire country and governments at the provincial or regional level. तो इंडिया के केस में क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है, पावर शेयरिंग जो है वो अलग अलग लेवल्स पे भी हो सकता है। पहला लेवल कौन सा, एंटायर कंट्री के लिए। एंटायर कंट्री के लिए इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है। फाइन, दूसरी किसके लिए, जो इंडिया में जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स को एडमिनिस्टर करते हैं, तो ये किसके लिए, डिफरेंट स्टेट या प्रोविंस लेवल। और ये तीसरी जो लोकल गवर्नमेंट है ये रीजनल, विलेजेस या सिटीज। तो ये लोकल गवर्नमेंट किसके लिए, विलेजेस या सिटीज में। तो इंडिया में हम इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। इस तरीके से जो पावर है वो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में शेयर होती है। Power may also be shared among different social such as religious and linguistic groups. Community government in Belgium is a good example of this arrangement. अलग अलग सोशल ग्रुप्स और रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयर हो सकती है। जैसे लिंग्विस्टिक ग्रुप हमने देखा, डच, डच, फ्रेंच और जर्मन, ये हमने बेल्जियम में देखा इसका एग्जाम्पल कि बेल्जियम में क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। जो थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बेल्जियम में, कम्युनिटी गवर्नमेंट, उसमें क्या है कि हर एक कम्युनिटी लैंग्वेज के बेसिस पे अपनी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर रही थी। तो ये क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये सभी क्या है, लैंग्वेज ग्रुप्स हैं। तो पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। It can be language group, religious group also. तो इस तरीके से भी पावर शेयरिंग होती है। Power sharing arrangements can also be seen in like political parties, pressure groups and movement control or influence those in power. In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders of power.
जब हम वोट देने जाते हैं, जब हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, तो हमारे पास एक लिस्ट होती है ना कि आप इसको चूज करो, इसको करो, इसको करो या इसको करो, ये आपकी मर्जी है। तो डेमोक्रेसी में क्या है कि सिटीजन्स के पास ये पावर है कि जो बहुत सारे दावेदार हैं उसमें से आपको किसको चूज करना है, ये पावर किसके पास है, ये सिटीजन्स के पास है। तो ये भी एक टाइप ऑफ पावर ही है ना जो एक डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट कर रही है। इसी डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास ये पावर है कि वो जो कंटेंडर्स हैं पावर के, जो दावेदार हैं, उनमें से किसी एक को इलेक्ट कर सके, उसमें से किसी एक को चूज कर सके। In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest election. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. जैसे कि मान लो कोई एक गवर्नमेंट है और कोई दूसरी गवर्नमेंट है, सॉरी ये पार्टी है, पार्टी ए एंड पार्टी बी। सपोज अगर टोटल नंबर जो है वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स लेट्स से इफ यू कंसिडर एन एग्जांपल कि इनको 100 चाहिए जीतने के लिए, ठीक है, इन पार्टीज को इंडिविजुअली 100 वोट्स चाहिए जीतने के लिए। तो सपोज कि अगर इन दोनों पार्टीज को मिला करके 100 वोट्स आते हैं, अगर ए और बी को हम जोड़ दें तो इन दोनों पार्टीज के जो वोट्स है वो 100 आएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इन दोनों ने एक अलायंस फॉर्म कर ली है, फाइन। उस अलायंस फॉर्म करने की वजह से क्या हुआ कि दोनों पार्टीज इकट्ठे आ गई, इकट्ठे पावर में आई, तो क्या हुआ, पावर शेयर हुई। टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100 चाहिए थे, इनको इंडिविजुअली 100 वोट्स नहीं आए, तो इन्होंने एक अलायंस फॉर्म कर ली और उसको हमने क्या बोला कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब दोनों की अलायंस से बनी हुई गवर्नमेंट, एंड उसके बाद ये पावर को शेयर करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, ये कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, दोनों पार्टीज अलायंस बनाकर अगर इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करते हैं, फिर जीत जाते हैं, दोनों पावर में आते हैं, तो पावर को शेयर करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है। तो इस चैप्टर में हमने एग्जाम्पल्स देखे, बेल्जियम का देखा, श्रीलंका का देखा, वहाँ पे क्या क्या सिचुएशन थी, उनकी गवर्नमेंट्स ने कैसे टैकल किया। जैसे बेल्जियम का मॉडल काफ़ी अच्छा इनोवेटिव मॉडल है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए भी इनफैक्ट कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए और इससे क्या हुआ, पावर शेयरिंग काफ़ी इफ़ेक्टिव हो पाया। और उसके बाद हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखे, डेमोक्रेसी में कैसे पावर शेयरिंग होता है उसके बारे में बात करी। सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू।